नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका सरोकार फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ शहर से है। आप ईपीएफओ में भविष्य निधि आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। तार्किक बुद्धि और भावुक हृदय ने आपको एक ऐसा शायर बना दिया जिसमें दिल की गहराइयों में उतरने का मादा है। आप कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं, आपने कविताएं और लेख भी लिखे हैं। जश्न अदब के द्वारा 2021 में आपको पोएट ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया है और आपके चाहने वाले आपको आलोक द शायर कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएफ कमिश्नर और अदब की दुनिया के बेहतरीन शायर आलोक यादव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, और रेनबो के सभी श्रोताओं को मैं प्यार से नमस्कार कहता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई पुस्तक लफ्ज चारागरी भी करते हैं के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आलोक जी, जानना चाहेंगे कि ये जो संग्रह आया है आपकी बाकी पुस्तकों से कितना अलग है और इसमें आपने किस तरह की गजलों और कविताओं को स्थान दिया है? दरअसल मेरा पहला संग्रह 2016 में आया था जी, उसी के नाम। उसके बाद दूसरा संग्रह आया 2022 में। 2022 के बाद ये संग्रह है 2024 में। तो इसमें 2022 से 24 के बीच की रचनाएं हैं, और खास बात यह है कि इसको हमने नहीं प्रकाशित किया है, मतलब मैंने उसको संकलित नहीं किया, उनकी गजलों को उनके चयन नहीं किया है। इसका चयन बहुत बड़े लेखक और आलोचक हिंदी के श्री ओम निश्चल जी ने किया है, और उन्होंने एक सीरीज निकाली है गजल संग्रह की, अलग अलग शायरों की जो वर्तमान में अच्छे शायर हैं जैसा उनका कहना है, उसके माध्यम से ये सीरीज प्रकाशित हुई है। उसमें एक नाम उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उस सीरीज में शामिल करें, तो ये किताब इस तरह से आ गई। इसमें ना तो मेरी भूमिका है, ना ही मेरा कोई कथ्य है। जो भी भूमिका लिखी गई है वो 14 पेज की भूमिका श्री ओम निश्चल जी ने लिखी है। तो एक धारा थी जिसको दिशा देने का काम किया गया है और वहां पर संकलित हुई सारी चीजें। ये भी समझना चाहेंगे, ये जो लफ्ज चारागरी भी करते हैं, आपने जब इसका सब्जेक्ट चुना जी, क्या सोच के इसी विषय को रखा है, यही लफ्ज आपने चुने, और इसमें सबसे पसंदीदा जो आपकी गजल या रचना है वो कौन सी है? जी, दरअसल ये टाइटल भी जो है वो ओम निश्चल जी ने ही चुना जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी किताब का टाइटल क्या रखना चाहते हैं जी। मैंने उनको छूट दी। मैंने कहा कि आप जो मेरी रचनाएं हैं इनको देख के जो आपको सबसे अच्छा टाइटल लगे वो रख लीजिए जी। और इस तरह से ये टाइटल आया मेरी एक गजल से। गजल का मतलब है कि लफ्ज चारागरी भी करते हैं, लफ्ज चारागरी भी करते हैं, दर्द की पैरवी भी करते हैं। और कहने का मतलब यह है कि जो शब्द है जी, लफ्ज मतलब शब्द, तो शब्द जो है वो ब्रह्म है। शब्द बहुत कुछ कर सकता है। शब्द आपके चोट पे मरहम लगा सकता है, शब्द आपको चोट दे सकता है, शब्द आपको अपमानित कर सकता है, शब्द आपका मान कर सकता है, शब्द आपके अपमान को ढक सकता है, शब्द मान मर्दन भी कर सकता है। जी जी, बिल्कुल। और भाव बदलते हैं वक्त के साथ साथ, परिस्थितियां बदलती हैं तो विचार बदलते हैं। चलिए, कुछ ऐसे नगमे जो आपको बेहद पसंद हो, हम उन नगमों को भी अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। पसंदीदा गीत अपना बताएं हमको। और मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है। वैसे तो हिंदी फिल्म में देखें तो इतने सारे गाने मुझे पसंद हैं जी, हजारों गाने पसंद हैं। कम से कम 100 गाने तो ऐसे होंगे जिनको मैं श्रेणीबद्ध नहीं कर सकता, नंबरिंग नहीं कर सकता कि ये टॉप पे है, ये सेकंड पे है। एक गाना है कि काली घटा छाई प्रेम रुताई, ये मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाना। अगर आप वो सुनवाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, चलिए इसी गीत को हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं, और क्यों ये पसंद है इसको भी समझने की कोशिश हमने की यहाँ पर। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, काली घटा छाई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे मेरे नैन, नहीं नींद नहीं चैन। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई।
चली आई बहारें, फूल यूं ही नहीं खिले, कुछ तो है कारण, कितने युगों से तो प्रेमी नहीं मिले, छोटा सा जीवन लंबी जुदाई, काली घटा छाई, प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे, पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे, एक ही पल में नींद से जैसे दर्द हजारों जगे, दिल की लगी में ली अंगड़ाई, काली घटा छाई, प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। तो ये गीत आप सभी ने सुना और ये आलोक जी को बेहद पसंद है ये गीत, और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। एक बार फिर वापस स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स में, और चलिए बातचीत के इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, जीवन में जब भी हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपको शायरी का शौक कब से हुआ, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा शायर था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, शायरी का शौक कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कब से हुआ। मैं जब स्कूल में था, विद्यालय में, फतेहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, उस दौरान कुछ ऐसे एहसासात हुए जिनसे मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू करी और उनको अपने विद्यालय में भी सुनाया, जहां मुझे प्रशंसा मिली। और फिर कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ, ऐसे महान साहित्यकारों से, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और ये कहा कि हाँ, आपके अंदर एक साहित्यकार छुपा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कहीं भटक जाते हैं तो आप बिल्कुल दूर चले जाएंगे, और अगर आप चलते रहते हैं तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। जुनून है आपके अंदर। खैर, ये सिलसिला वहाँ शुरू हुआ और चलता रहा। यूनिवर्सिटी के दौरान भी मैं लखनऊ में पढ़ा, बीएससी किया मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। उस दौरान मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी और आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव लखनऊ विश्वविद्यालय के दौरान हुआ 84-86 में। ये जो जुड़ाव था वो इलाहाबाद आकाशवाणी से भी रहा, जहाँ मैंने अब कहानियों, परिचर्चाओं में, कविताओं के पाठ में भाग लिया। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। 93 में एक ऐसा दौर आया
जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते और फिर उसके बाद अपने करियर की चिंता करते हुए जी इस लेखन से दूर हो गया। उससे पहले मैं बहुत छपता था, जी। लगभग सारे अखबार, सारी मैगजीन जो उस दौर की थी, उनमें मेरे लेख, कहानी, कविताएं छपते रहते थे। जी 93 के बाद, कोई 20 साल बाद, 2013 में मैंने फिर से लिखना शुरू किया। जी और एक आकर्षण था मेरा गजल के प्रति हमेशा से, जी लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो गजल का क्राफ्ट है, जो, क्योंकि गजल एक बहुत ही नाजुक सिन्फ है, जी। बहुत नाजुक विधा है, जी जिसमें क्राफ्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसकी बहर, उसका रदीफ, उसका काफिया, वो सब जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी ये सब सीखने को मुझे मिला बरेली में, जब मैं बरेली पोस्टेड था। जी उस समय 2013 में जब मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, तो मुझे किसी के जरिए श्री अकील नोमानी साहब से मिलने का मौका मिला, जिनको मैंने देखा कि उनको बहुत ज्ञान है और बड़े शायर तो वो हैं ही, जी लेकिन अच्छे उस्ताद भी हैं। तो मैंने उनको उस्ताद किया और उसके बाद उनसे सीखा, जी और उसके बाद से अब तक केवल शायरी की है। बाकी सब विधाओं में अभी दोबारा फिर से लिखना शुरू नहीं किया है, गजल और केवल गजल। तो गजल की तरफ ही रुख क्यों हुआ? कविताएं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि युवाओं को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि फेमस होने के लिए युवाओं के लिए हम लिखें, लेकिन आप सिर्फ दिल से जो नेचुरल चीज आपके निकलती है उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, गजल चुनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक तो मुझे बचपन से कुछ जो गजलें थी, जी जो खासतौर से फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में थी और वैसे भी, वो बहुत पसंद थी। दूसरी बात यह कि जो जिस पेशे में मैं हूँ वहाँ व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं। जी उन व्यस्तताओं के बीच में कोई भी बहुत लंबा समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता था। गज़ल में एक सहूलत है कि ये कुछ शेरों से बनती है। जी गज़ल के अंदर कुछ 5 या 7 या कुछ अशार होते हैं, शेर होते हैं, जो 2 पंक्तियों के होते हैं। जी हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल। उसका अगले शेर से कोई संबंध हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब मौका मिला, जब कोई एहसास आया और उसको मैंने 2 पंक्तियों में समेट दिया, तो मुझे एक तो ये खुशी होती कि मैंने कम शब्दों में अपनी बात कह ली। जी दूसरा मुझे ये होता है कि कम वक्त में मैंने बात कह ली। बिल्कुल। और तीसरा ये होता है कि अलग अलग वक्त में मैं बात कह लेता हूँ। एक गज़ल कई किश्तों में पूरी हो जाती है, जी तो वक्त के साथ कोई समझौता करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। और ये चौथा मैं ऐड कर देता हूँ कि उस पल को आप पूरी तरह से जी लेते हैं, कि उस पल में एक पूरा जीवन होता है जब आप कुछ लिखते हैं। तो जी, ऐसे एहसासात होते हैं कि कभी कोई दफ्तर में बैठे हुए भी कोई विचार आ गया तो वो भी शेर में तब्दील हो जाता है। जैसे एक शेर मैंने कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ, क्या बात है। तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ, बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गवाओ। वाह, बहुत खूब। तो आलोक जी, आपने एक जगह लिखा है कि आप जब कुछ लिखते हैं तो आप ईश्वरीय सत्ता से कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से वार्तारत रहते हैं। किसी शेर में खुद का अनुभव किया हुआ सच कहते हैं, तो किसी में देखा, समझा और महसूस किया गया एहसास बयां करते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने उन एहसास बयां से हमारे स्टूडियो को भी गुलजार करें। कैसे आप अपने एहसासों को अल्फाज बना लेते हैं? जी, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं करता हूँ, बल्कि हर शायर यही करता है जी कि सामने जो देखता है, दुनिया में जो देखता है, अपने आसपास जो देखता है, उसको बयान करता है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, और जब वो एहसासात के उन दायरों से निकलकर जी ऊपर वाले से जुड़ जाता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है, तब वो ईश्वर से बात करने लगता है। तब उसकी शायरी एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। हालांकि मैं नहीं जानता कि मैं उस लेवल पे अभी हूँ कि नहीं हूँ, जी लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर जो भी एहसास होते हैं और जो भी मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं कह पाता हूँ, वो उनकी इजाज़त के बिना नहीं मुमकिन है, और वही शायद कहलवाते हैं मुझे। तो दिल के ख्यालात हैं जो अल्फाज के रूप में, हाँ, वो कहना शुरू कर देते हैं। नेचुरली, बिल्कुल। देखिए, एहसास तो ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त है, जी और शब्द जो है वो हमने अपने अध्ययन से, अपनी मेहनत से बनाए हैं, अपने शब्दकोश बनाया। जी और जो क्राफ्ट है वो हमने अपने उस्ताद से सीखा, वो भी मेहनत करके सीखा। और आवाज तो आपकी एक शेर मैंने, गजब की है। जी बहुत शुक्रिया। एक शेर मैंने कहा कि कहूँ कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में, वाह,
कहूँ कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में, मेरे मौला मुझे इतनी तेरी बख्शिश बहुत है। बहुत खूब, बहुत खूब। 2-4 शेर भी अच्छे कह जाऊं। जी बिल्कुल। बशीर बद्र साहब मुझे बहुत पसंद है। बशीर बद्र साहब ने एक ये लिखा कि अगर किसी शेर की जो शिनाख्त है या किसी शेर की जो उसकी असली पहचान है, जी। वो तब होगी जब 50 साल बाद भी जिंदा रहे। बहुत खूब बात कही, बिल्कुल। आज तो आपके सामने लोग पढ़ रहे हैं, जहन में बस जाए। जी, जहन में बस जाए और चलता रहे। तो चलिए, आपके कुछ पसंदीदा गीत भी हैं और बातचीत के सफर में हम उन नगमों को भी अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे कि कैसे आपके दिल में जो उतरने वाला शायर है, जो अल्फाज हैं, जो एहसास हैं, वो गीत के जरिए भी बयां हो जाते हैं कभी कभी। तो चलिए अब गीत सुनते हैं जो आपको बहुत पसंद है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी, ये बचपन में हम लोगों ने फिल्म देखी थी और बचपन से पसंद है गीत। चलिए आइए सुनते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये केसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। वेलकम बैक, रेनबो सेलेब्स सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और हमारे साथ इस वक्त बेहतरीन शायर आलोक यादव जी मौजूद हैं। चलिए बातचीत के सफर को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। सर, एक पुस्तक आपकी आई थी, कलम जिंदा रहेगा में आपने लिखा है कि जिस तरह मेरा होना निश्चित था उसी तरह मेरा शायर होना भी तय था, इसलिए कुदरत ने मुझे एक हसास तबीयत इंसान बना दिया। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि हसास तबीयत इंसान आलोक द शायर कैसे बना। कुछ अपने शेरी सफर के बारे में बताइए और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितनी दूरी इस सफर में आप तय कर चुके हैं, कितने संग्रह अब तक आपके आ चुके हैं, और साथ ही इसके कुछ गजल आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। शेरी सफर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुरुआत जो है कविता और लेखन की शुरुआत तो ही स्कूल में, उसके बाद वो जारी रही विश्वविद्यालय के दौरान भी। अगर गज़ल की बात करें तो वो शुरू हुई 2013 से। जी। 2014 में एक मैंने गज़ल संग्रह संपादित किया था जिसमें हमारे जैसे कुछ प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग हैं और अच्छी शायरी कर रहे हैं उनकी गज़ल 10-10 गज़ल लेके जी। वो संपादित किया था। वो 2014 में आया था।
2016 में जैसा मैंने पहले बताया मेरा पहला संग्रह आया लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से, उसी के नाम। जी उसके बाद 2022 में मेरा दूसरा संग्रह आया कलम जिंदा रहेगा जी भारतीय ज्ञानपीठ से। और ये जो तीसरा संग्रह है जो कि मैंने नहीं किया है, इसको तो संकलित और संग्रहित किया है ओम निश्चल साहब ने। ये इस तरह से अगर माने तो 3 संग्रह हैं। इस जो तीसरा संग्रह है उसमें पिछली संग्रह की भी कुछ चुनिंदा गजल हैं जी और नई गजल भी है। मैं आपको, जैसा कि आपने कहा, तो मैं आपको कुछ गजल सुना देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे आपको पता लगेगा कि कैसे सफर चला जी और कैसे हसास तबीयत इंसान बना। जी वैसे तो खैर मैंने पहले भी कहा, जैसा आपने भी पढ़ा, जी कि ये तो ईश्वर प्रदत्त है। बिल्कुल उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, जब मुझे जन्म दिया तो शायद लिख दिया कि मैं शायरी भी करूंगा। तो एक कुछ शेर सुनेंगे। बिल्कुल। तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज पे रखी हुई है। नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। अभी तक पिछले मौसम साथ में है, अभी तक पिछले मौसम साथ में है, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, बड़ी मुश्किल ये दोपहरी हुई है। ये लगता है तेरी यादों की तितली, ये लगता है तेरी यादों की तितली यहाँ हर फूल पर बैठी हुई है। वाह, बहुत खूब। ये लगता है तेरी यादों की तितली यहाँ हर फूल पर बैठी हुई है। और जो किताब का टाइटल है जी उस गजल के 2 शेर तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ। बिल्कुल तो उसके बाद फिर मैं आपको एक गजल के कुछ शेर और सुना देता हूँ। बिल्कुल। और ये उसी के नाम, तो वो भी जानना चाहेंगे हम, ये जो टाइटल रखा आपने। वो भी एक शेर था, वो एक गजल थी मेरी। जी उसका एक शेर था कि मैं उसी के नाम करता। वो शेर, वो गजल इसमें नहीं है इस किताब में। जी वो शेर यूं है कि मैं उसी के नाम करता, ये हयात और मौत सब कुछ। मैं उसी के नाम करता, ये हयात और मौत सब कुछ, मुझे जिंदगी पे आलोक अगर इख्तियार होता। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे जिंदगी पे आलोक अगर इख्तियार होता। तो कुछ और सुनेंगे क्या? जी, आप कुछ और भी सुनाना चाहते थे, वो शायद आपने रोक दिया, तो मैं इसीलिए रुक गया। हाँ, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ कि मंजर हमें यहाँ कोई जी अच्छा नहीं लगा, मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, जी इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। जब तक कि इस सफर में मेरे हम कदम थे तुम, जब तक कि इस सफर में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। और जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। बहुत खूब। और गजल और शेर के बारे में भी एक शेर है कि कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए। शेर कब मुकम्मल होता है? जब 2 मिसरे उसके होते हैं, पहला और दूसरा। जिसे पहला मिसरे कहते हैं मिसरा उला, दूसरे कहते हैं मिसरा सानी। जी जब दोनों बराबर के लगते हैं तब शेर मुकम्मल होता है। तो शेर यह है कि कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरा उला नहीं लगा। मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। बहुत खूब। तो ये 2 गजल मैंने आपको सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके रेनबो के श्रोताओं को पसंद आई होंगी। इसमें जो आपने मिरर व्यू का प्रयोग किया है, जी तो बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क लेते हैं कि उर्दू में आप इंग्लिश का भी मिश्रण कर देते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही आपकी वो है। चीज वहां पर खराब नहीं लगी, चुभी नहीं, जी। या यूं कहें अगर, तो उसके पीछे की वजह, और कभी किसी ने इस तरफ आपको टोका या बताया हो? देखिए, रियर व्यू मिरर को आप हिंदी या उर्दू में क्या कहेंगे? जो शब्द जहाँ पे उपयोग हो सकता है वही होगा। बिल्कुल। जबरदस्ती का अगर आप तर्जुमा करेंगे और उसको चाहेंगे कि उसको उर्दू का शब्द लाएं, वो बहुत अच्छा लगेगा नहीं। बिल्कुल, जो नेचुरल है वो और नेचुरल। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इस दौर के बड़े शायर जी फरहत एहसास साहब ने मेरे शेर को ही खास तौर से अपनी भूमिका में कोट किया है। जब कलम जिंदा रहेगा की भूमिका उन्होंने लिखी थी, जी तो उसमें उन्होंने इस शेर की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे आमतौर पर उर्दू शायरी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता, जी जी लेकिन इस शेर में आलोक यादव ने जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जी वो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और अक्सर देखा गया है कि जब एक इंसान शायर के तौर पर पहला कदम शायरों के किसी महफिल में रखता है, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं चूक ना हो जाए।
या जी। फिर कोई मतला या मक्ता गलत ना हो जाए। आपने जब पहली बार मंच साझा किया बेहतरीन शायरों के बीच में, तो क्या चल रहा था उस वक्त आपके जहन में? आपने किस जगह पर वो पहला मंच साझा किया था? बिल्कुल आपने सही कहा कि उर्दू शायरी का कुछ ऐसा रवैया है, कुछ ऐसा क्राफ्ट है जी कि आप तलवार की धार पे चलने जैसा है गजल लिखना। गजल कहना तलवार की धार पे चलने जैसा है, अगर आप जरा सा चूके तो तुरंत आप खारिज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शेर भी और आप भी, यहाँ तक कि तलफ़ुज़ में भी जी। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल तलफ़ुज़ गड़बड़ हुआ और आपको ये कह दिया जाएगा आपको कुछ नहीं आता, और ख़ास तौर से जिनकी बैकग्राउंड उर्दू की नहीं है उनके लिए। तो कभी ऐसी कोई आलोचना सुनने को मिली, कोई ऐसा दौर आया जब आपको ये लगा हो कि ये बड़ा मुश्किल काम है? देखिए, मैंने मुश्किल काम तो था, जी मुझे उर्दू के प्रति लगाव था, तो मैंने पहली बार उर्दू सीखी जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था MBA में। जी उस दौरान मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से किया था, और उसमें मुझे अच्छे नंबर भी मिले थे। मैं लिखना पढ़ना दोनों जान गया था। जी ये बात है 89 की। जी 89 के बाद मैंने कोई भी ज़बान, कोई भी चीज़ आप जब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बरतेंगे नहीं, तो नेचुरली भूल जाएंगे। जी तो अलिफ बे तो नहीं भूला मैं, लेकिन वो लिखने का सिलसिला बंद हो गया, तो वो भी छूट गया और बहुत सारे नुकसान हो गए। बट जब मैंने दोबारा शायरी शुरू की 2013 में, जी तब फिर मैंने एक बाकायदा एक ट्यूटर लगाया जी उर्दू का, जो मुझे सिखाने आता था, और जिन्होंने मुझे बैठ के इमला भी बोली, मैंने लिखना भी सीखा, मैंने पढ़ना भी सीखा। तो अब काफ़ी कुछ सीख गया हूँ, जी लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं महारत हासिल कर ली। और मैंने तलफ़ुज़ पे भी बहुत ध्यान देता हूँ। जी हाँ, कहीं कहीं चूक होती है, बहुत सारे लोग कह भी देते हैं, कभी कुछ होती है तो कुछ लोग टोक देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं। उनको लगता है कि नया आदमी है, उर्दू में आया है, अगर थोड़ी बहुत चूक भी कर रहा है मगर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो उसको मोटिवेट किया जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। तो एक तरफ तो आपके अधिकार थे अधिकारी के रूप में, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां, परिवार का पूरा साथ मिला, या कैसे वक्त को आपने समेटा, कैसे चीज़ों को शेयर किया? ये तो देखिए बहुत मुश्किल काम होता है। बैलेंसिंग तो जिंदगी भर आदमी बैलेंसिंग करता रहता है। जी हर आदमी, हर इंसान कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कर रहा है अपनी लाइफ में। मैं भी कर रहा हूँ। जी परिवार, नौकरी और शायरी, जी और ख़ुद अपने लिए समय निकालना। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने शायरी की तरफ मैं इसीलिए झुका, जी गज़ल की तरफ ख़ास तौर से, कि इसमें मुझे ये अवसर था, जी। ये मौका था कि आप मैं कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार शेयर कह सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए इस सफ़र को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हैं, और आपका जो गीत है जो आपको बहुत पसंद है, इसका अगला गीत अगले चरण में हम पहुंचते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस गीत को सुनते हैं, जो कि आलोक जी के दिल के बेहद करीब है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल
कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से तारों संसार में देखूंगी, तेरी आँखों से, तेरी आँखों से तारों संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। तो ये बेहद प्यारा गीत, बेहतरीन गीत और दिल को छू लेने वाला गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर वापस करते हैं, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स कार्यक्रम और हमारे साथ हैं इस वक्त बेहतरीन शायर आलोक यादव जी। आलोक जी, मैं अपनी एक बात से शुरू करना चाहूंगा कि किसी ने कहा कि आलोक जी की शायरी में सच का रंग कभी मेयार को धुंधला नहीं करता, प्रेसी की प्रतीक्षा हो या प्रेमी का चंचल मन। आपकी कविता एक पूरी कहानी बयां करती है। आपकी शायरी के रोमानी अंदाज को एक शख्स ने बयां भी किया है और उदाहरण देते हुए कहा है कि डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा। जी, ये शेर मेरा ये मतला गजल का बहुत पसंद किया गया जी और आप तक पहुंचा। इसका मतलब है कि दूर तक सफर कर रहा है कि डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा, जी मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर हाय ज्यादा। हम चाहेंगे, चूंकि युवा इस तरह की शायरी को बहुत पसंद करता है, तो एक दो और अगर आप शायरी पेश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ कि ये रास्ते जी ये नज़ारे बहार का आलम, ये रास्ते ये नज़ारे बहार का आलम, तेरे बगैर दिले बेकरार का आलम, धड़क उठे है तेरा जिक्र भी अगर आए, धड़क उठे है तेरा जिक्र भी अगर आए, जी ये मेरे दिल पे तेरे इख्तियार का आलम, तुझे ख्याल भी आए न दूर जाने का, तुझे ख्याल भी आए न दूर जाने का, जो देख ले तू मेरे इंतजार का आलम, हसद न हो, हसद कहते हैं जलन को, जी हसद न हो जो रकीबों के साथ भी देखूं,
हसद न हो जी। जो रकीबों के साथ भी देखूं, बहुत खूब। तेरी वफा पे मेरे एतबार का आलम। कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम। बहुत खूब। कभी तो आए रुलाने मुझे कोई आलोक, कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम। एक शेर, एक गजल के कुछ शेर और है कि दिन दहकते हैं ये आतिशदान से, दिन दहकते हैं ये आतिशदान से, रातें महके दर्द के लोबान से। शाम का वादा है लेकिन सुबह भी, शाम का वादा है लेकिन सुबह भी खुशनुमा है वस्ल के इम्कान से। वस्ल कहते हैं मिलन, इम्कान कहते हैं संभावना। जी। शाम का वादा है लेकिन सुबह भी खुशनुमा है वस्ल के इम्कान से। दोपहर कटती नहीं हम क्या करें, दोपहर कटती नहीं हम क्या करें, धूप जाती ही नहीं दालान से। मौजें आखिर मांद क्यों पड़ने लगी, मौजें आखिर मांद क्यों पड़ने लगी, आपने क्या कह दिया तूफान से। बहुत खूब। क्या नया सा लग रहा हूँ तुमको मैं, क्या नया सा लग रहा हूँ तुमको मैं, जी। देख कर मुझको हो क्यों हैरान से। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक ऐसे अधिकारी के तौर पर आप नजर आते हैं जो आपका ऑरा, जिसकी हम बात करें कि लगता है कि बड़ा कड़क दिल इंसान होंगे। लेकिन जब आपसे बातचीत की जाती है और आपके भाव को समझा जाता है और आप जिस तरह से पेश आते हैं, कैसे आप खुद को शांत रखते हैं और कैसे एक अधिकारी को एक आम इंसान की तरह मेंटेन रखा आपने? देखिए, ये जो पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो समय के साथ होते हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात ये कि आपके माहौल से होते हैं, क्या आपका घर का माहौल कैसा है, फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। एक अधिकारी अपने आप में रिजर्व इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको उसका माहौल उस तरह का होता है, उसको रिजर्व रहना पड़ता है। जी। वही व्यक्ति जब घर में होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हर इंसान के बहुत सारे रूप हैं, हर इंसान के अंदर कई इंसान हैं, बिल्कुल। उसको अलग अलग तरह से देखा जाना चाहिए। मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये गजल का मतलब यूँ है कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा हम जाते जाते रह गए। वाह। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। बहुत खूब, बहुत। दीवाना ही होता है जो कि कुछ भी कह सकता है और जी। कहीं भी कह सकता है। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। किसी ने हाल पूछा था बस इतनी बात थी, किसी ने हाल पूछा था बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, सखावत मतलब दयालुता, जी। वो औरों पर खुला हम सर झुकाते रह गए। और आखिरी शेर है कि वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, जी। वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। क्या बात है, बहुत खूब। आपकी जो शायरी है वो ऐसी है कि अगर सुने एक बार और आपकी आवाज़ के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सोच समझ के बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई बात, दिल से जुड़ी हुई बात जो बिल्कुल धरातल पर सही होती है, सत्य होती है, वो आप कहते हैं। ये जो जब आप सोचना शुरू करते हैं, कोई विचार मन में लाते हैं, कोई शायरी लिखना शुरू करते हैं, जो अल्फाज आप लेकर आते हैं, क्या आप लिखने से पहले सोचते हैं और किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं उसमें? देखिए, मैं कोई विचार लेके नहीं आता हूँ, जी। विचार अपने आप आते हैं। विचार तो मैंने जैसा पहले बताया कि विचार तो आप जो देख रहे हैं, आप जो भोग रहे हैं, उससे आता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि रोमांटिक शायरियाँ ही लिखें, कुछ लोगों का होता है वो ज़िंदगी की हकीकत से जुड़ी बात लिखते हैं। तो आपने भी ऐसा कोई एक रास्ता पकड़ा या आप हर तरफ रहना चाहते हैं या आपका कुछ अलग प्लेटफॉर्म रहता है? देखिए, कुछ लोगों के लिए शायरी फैक्ट्री हो सकती है, जी। वो मशीन की तरह जो चाहे वो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए शायरी वैसा नहीं है। मेरी शायरी, मुझे एक गज़ल भी जो है मेरी 1-2 महीने में कहीं एक पूरी होती है, जी। और तभी होती है जब मुझे लगे कि हाँ बहुत ज़रूरी है लिखना, और कोई ऐसा एहसास है, ऐसा विचार है जिसको अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे तकलीफ देगा, वो तभी मैं लिखता हूँ। यानी कुछ लोग शायरी को बिजनेस बना लेते हैं, लेकिन आपकी शायरी को आप जीते हैं। मैं बिजनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ लोग जो है वो बहुत तेज़ी से कुछ किसी विषय पर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। कुछ और मैं चाहूँगा कि एक दो शेर आप युवाओं को
के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब बदलते वक्त में युवा जो हैं कई बार गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उन चीज़ों को छोड़कर सही दिशा में जाए। तो आलोक जी, अब थोड़ा सा अलग जाते हैं हम लोग और गीत के उस सफ़र में वापस पहुंचते हैं। पसंदीदा गीत अपना बताएं हमको, ताकि हम हमारे श्रोता भी जाने कि अगला वो गीत कौन सा है जो आलोक जी को पसंद है। जी, मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। जी बिल्कुल। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार।
तो एक बार फिर ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का। उम्मीद कर रहे हैं कार्यक्रम आपको ये पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं रेनबो स्लेब्स और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बेहतरीन शायर आलोक यादव जी। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चूंकि अब वक्त हमारे पास कम बचा हुआ है इसलिए सुनते हैं बहुत खास बातें उनके जो बेहद दिल के करीब हैं। आलोक जी, सबसे जो गहरी बातें हैं वो अक्सर कोई नहीं पूछता, लेकिन हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी कोई मकाम आया जहाँ पर आपने खुद को असहज महसूस किया हो? बहुत सारे होते हैं जी। असहज महसूस करने के मौके तो हर जिंदगी में हर समय आते हैं कि जहाँ आपको लगा हो कि हाँ अब ज़िंदगी काफ़ी इस मोड़ पे आई है कि थकावट सी लगने लगी है और फिर आपने एक नई ऊर्जा के साथ शुरू किया हो। देखिए, एक दौर आया कोविड वाला जिसमें सबके ऊपर वो असर आया जी। उस दौरान भी मैंने एक शेर कहा कि सारे आशिकी में वज्द की हालत में रहता हूँ, सारे आशिकी में वज्द की हालत में रहता हूँ, बहारें मुझ में खेमाजन है, मैं राहत में रहता हूँ। तो शायरी ने मुझे बहुत ताकत दी वो सब झेलने की जो किसी को तोड़ सकती है, किसी इंसान को। मैंने कोविड के दूसरे दौर में अपनी पत्नी को खोया जी। वो एक मोड़ था जहाँ से फिर मैंने अपने आप को संभाला और शायरी ने मुझे सहारा दिया। बिल्कुल। और कुछ शेर ऐसा जो उस वक्त को बयां कर सके? हाँ, उस वक्त को बयां करने वाले एक गजल मैंने कही थी, शायद कुछ बात मैं कह पाया हूँ कि हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को, हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को, बेबस से देखते हैं हम उनकी बेबसी को। ये कोविड का दौर। इस घर की सारी खुशियां रखकर कहाँ गई तुम, इस घर की सारी खुशियां रखकर कहाँ गई तुम, ढूंढे हैं मिलके सारे मिलती नहीं किसी को, ख्वाबों से खेलती हैं गूंगी पहेलियां जब, ख्वाबों से खेलती हैं गूंगी पहेलियां जब, आती है तब उबासी यादों की चांदनी को, ख्वाबों से खेलती हैं गूंगी पहेलियां जब, आती है तब उबासी यादों की चांदनी को, जब जब भी हमको घेरें साए उदासियों के, जब जब भी हमको घेरें साए उदासियों के, हम बदहवास होकर आवाज दें तुझी को, तन्हाइयां जला दी शब के अलाव में सब, तन्हाइयां जला दी शब के अलाव में सब, यादों को करके यकजा बहला रहे हैं जी को। बहुत। ये उस दौर की एक गजल थी। आलोक जी, इतनी सारी जानकारियां हमें हासिल हुई और हम आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच पाए और उम्मीद करते हैं श्रोता भी हमारे ये जान पाए होंगे कि शायर बनने के लिए तपना पड़ता है और अपने ख्यालात को अल्फाज में पिरोना पड़ता है। तो एक बार फिर लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं आलोक जी। ये संग्रह भी आपका बाकी पुस्तकों की तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छाएगा, ऐसे में उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो कुछ अगर चलते चलते आप कहना चाहें तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि चलते चलते भी कुछ ऐसा शेर चलते चलते अब मुझे गाना ही सुनवा दीजिए मुझे और अपने श्रोताओं को कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। आप सुन रहे थे रेनबो सेलेब्स, हमारे साथ थे बेहतरीन शायर आलोक यादव जी। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर